In the name of Almighty God, the gracious, the merciful. Allah's name who knows the secret of heart, mind and soul. Respected students, today we are going to discuss Virginia Woolf's novel, To the Lighthouse. In this novel, we find the modern touch, the stream of consciousness. Stream of consciousness is basically your thought, your imagination, your idea, your creed, your dogma, your feelings, your imagination, your creativity, your, you could say, imitation, your reflection. So all are encapsulated in this term. राइटर ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्यों यूज किया है? राइटर बेसिकली बिलोंग करती है मॉडर्निज्म से, यानी मॉडर्न एज से. तो इसने वर्ल्ड वार को भी देखा है. जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसको इसने यानी एक्सपीरियंस किया है. तो इसने अपने आइडियाज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इसमें शामिल किया है. इसने बताया है कि इंसान पास्ट, प्रेजेंट और जो उसके अंदर जितनी रिफ्लेक्शन है वो कैसे एक कैरेक्टर इम्प्रेस करता है या फील करता है. मिसाल के तौर पर जितने भी पुराने क्लासिक राइटर थे या नॉवलिस्ट थे या उससे पहले जो पुराने राइटर्स थे वो क्या यूज करते थे? इंट्रोडक्शन, और उसके बाद जी क्या है कि से क्लाइमैक्स है. इंट्रोडक्शन, तो उसके बाद क्लाइमैक्स है, फिर उसके बाद रेजोल्यूशन है और कंक्लूजन है. यानी मोस्टली जितने भी नावल इससे पहले लिखे जाते थे उसका एक सेट पैटर्न होता था. लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे कि 3 फेज में उसने नावल लिखा है और उसमें बताया नहीं है कि उसको कैसे वो फिनिश करता है. जब एक आम राइटर, एक आम रीडर इसको पढ़ता है तो उसके माइंड में ख्याल आता है कि क्या है कि स्टार्ट हुआ है नावल और अगले ही यानी जो फेज में वो 10 साल का गैप उसमें डाल देता है, उसके बाद नावल को एंड कर देता है. असल में करैक्टर की जो थॉट्स है या उनकी जो इनर जो रिफ्लेक्शन है, इसको साइको एनालिसिस भी कहते हैं. इस नावल के बारे में लिख लें, इसको साइको एनालिसिस भी कहते हैं. इनफैक्ट शी इज गिविंग द साइको एनालिसिस ऑफ द करैक्टर्स. करैक्टर की जो साइको एनालिसिस है या उनकी साइकोलॉजी का एनालिसिस जो है इन द फॉर्म ऑफ करैक्टराइजेशन राइटर दे रहा है. जबकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था. इससे पहले जो नावल लिखे जाते थे वो क्या होते थे? उसमें एक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जी कोई टसल है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है, उसके बाद वो क्लाइमैक्स पे पहुंच जाता है, फिर रेजोल्यूशन पे आ जाता है, फिर कंक्लूजन हो जाता है. यानी दैट वाज ऑल अबाउट द नॉवेल्स. बट इन वर्जीनिया वुल्फ्स नावल वी सी दैट स्टार्ट होता है नावल, करैक्टर जो है अपनी इनर ही सोचते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, जस्ट लाइक अ मोनोलॉग. जैसे कि मोनोलॉग होता है, वो सोचता है, कंटेम्पलेट करता है, और जो उसके माइंड में इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो हम इसके नावल में देखते हैं. जेम्स जॉयस से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी और इन दोनों ने बिल्कुल मोनोलॉग और जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ये इस पे काम किया है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक नदी है, एक फ्लो है और एक यानी सोच की एक स्ट्रीम है. जब हम बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरे पास बैठे हैं तो आप मेरे पास ही नहीं बैठे हुए, आपकी स्ट्रीम हो सकता है कि सोच रही हो कि आई हैव टू डू माई जॉब एंड मे बी आफ्टर दिस पुलिस विल कॉल मी because you belong to police department, and definitely you are thinking that next moment police officer is going to call me and I have to attend duty. This is a stream. And the second stream is running in your mind that I have to do some household work, like that domestic work I have to perform. Maybe my mother will call me and she will assign me some work, or father will assign me some work. This way मैं आपके पास बैठा हूँ, मेरे माइंड में कई स्ट्रीम चल रही है कि मैंने नेक्स्ट लेक्चर देना है. मेरे माइंड में ये भी स्ट्रीम चल रही है कि मैंने कोई चीज़ कोई फ्रेंड्स को पोस्ट करनी है, वो भी जाना है. मेरे माइंड में एक और स्ट्रीम चल रही है कि मैंने बाजार जाना है. मेरे माइंड में एक और स्ट्रीम भी चल रही है कि मेरा लेक्चर बहुत अच्छा से अच्छा हो जाए. मेरे माइंड में एक स्ट्रीम ये भी चल रही है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा नाम बना लूँ. सो दीज आर द प्रैक्टिकल थॉट्स विच आर मूविंग विद मी. तो ये सारी स्ट्रीम से एक होगी जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्ट्रीम है. वो हो सकता है कि जैसे आप चाह रहे हो कि मैं ये नावल अच्छी तरह समझ लूँ,
मेरे माइंड में हो सकती है सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम है कि मैं अच्छा पढ़ा लूँ। सो दीज आर द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर हम थॉट्स को और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को देखें, ये टोटली डिफरेंट है। थॉट तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इट इनकैप्सुलेट्स आवर थॉट्स, फीलिंग, इमेजिनेशन, डॉगमास एंड आवर क्रीड्स, आवर बिलीव्स, आवर क्रिएटिविटी, आवर इमेजिनेशन, आवर इमिटेशन, आवर वे ऑफ डीलिंग, आवर वे ऑफ बिहेविंग, एवरीथिंग विल बी इनकैप्सुलेटेड इन दिस मेन हेडिंग। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को जब ये इस्तेमाल करके इसने अपने नावल को लिखा तो इसने नावल को एक न्यू लुक दी। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द यू कुड से मॉडर्न, ही इज ऑल्सो कॉल्ड दैट द वन हु हैज ब्रॉट मॉडर्निटी इन नावल। नावल के अंदर जो मॉडर्निटी लाने वाले हैं ये और जेम्स जॉयस। शी वॉज वेरी इंस्पायर्ड। हो सकता है कि कुछ इसका और उसका कंपैरिजन पूछ ले जेम्स जॉयस में। जेम्स जॉयस का एक नावल है द पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट, तो उसकी भी एक शॉर्ट स्टोरी सी आपको सुना दूंगा मैं किसी वक्त। तो ये जी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर हैं 20th सेंचुरी के। वुल्फ इज वाइडली एडमायर द इंटेलेक्चुअल इन्वेंशंस इन द नावल, मोस्ट नोटेबली हर डेवलपमेंट द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो इसकी यानी सबसे ये एक्सपर्ट राइटर हैं। इन द लाइट हाउस 1927 वुल्फ sought to come to the term with her parents, strifing the Victorian society. She also observed the Victorian society because she embraced and experienced certain experiences with her parents. जो पेरेंट्स के साथ इसने कुछ एक्सपीरियंस किए तो उसके थ्रू इसके ऊपर भी इसने पोइट्री की है। जैसे इसने शेक्सपियर को और एक जूट सिंबल बना के ना, एक फीमेल का और एक शेक्सपियर का, उनको दोनों का सिस्टर और ब्रदर का एक बना के इसने पेयर बना के इसने एक बड़ा जबरदस्त पोइट्री की है। यस इस एक ने उसने बड़ा एक ऐसे लिखा है उसके ऊपर। कहते कि शेक्सपियर जो था वो कैसे सक्सीड हो गया। हाउ वाज ही सक्सीडेड? बिकॉज he was given proper opportunity and he was given proper environment and atmosphere. He was able to attend good university and discourse with the people and relation with the people, and with these relation he got good you could say he was prominent in you could say literature and he got name. तो कहती है कि यही कुछ एक औरत को हासिल क्यों नहीं होता। तो वो एक यानी कैरेक्टर शेक्सपियर का बनाती है और एक फीमेल उसकी सिस्टर बनाती है। सिस्टर सारा दिन काम कर रही है, पेरेंट्स उसको कॉलेज नहीं जाने दे रहे, स्कूल अटेंड नहीं करने दे रहे, यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं करने दे रहे, वो किचन में काम कर रही है। एट द सेम टाइम कि जो उसका जो शेक्सपियर है, जो उसका ब्रदर है, उसको लेटेस्ट मौके मिल रहे हैं, लोग उसको बूस्ट कर रहे हैं और सोसाइटी भी उसे बूस्ट कर रही है, और वैसे भी वो रेनेसेंस एज से ताल्लुक़ रखता था। तो बेसिकली लोगों ने उसे सपोर्ट किया तो वो तब उस लेवल पे पहुंचा है। अगर फीमेल्स को भी कहती है कि उस लेवल की बूस्टिंग मिले, उस लेवल की सपोर्ट मिले, उस लेवल का से फीडबैक मिले, या लोग उसको बूस्ट करें, उसकी हेल्प करें, उसको मौके जो हैं वो मेल के इक्वल हों, तो शी कैन बी आल्सो लाइक शेक्सपियर बिकॉज शी वाज अ सिस्टर ऑफ शेक्सपियर। तो फेमिनिज्म पे भी ये लिखती है और कहती है कि औरतों का इस्तेहसाल किया जा रहा है, उन्हें किचन तक महदूद करके, उन्हें घर हाउस होल्ड वर्क तक महदूद करके। अगर उनको भी उतने ही मौके दिए जाए मेल जितने, तो वो भी मेल के इक्विवेलेंट काम कर सकती है। तो बिल्कुल शेक्सपियर का उसका ये कंपैरिजन करती है एक अपने ऐसे में, ये भी आप शामिल कर सकते हैं। और ये इसकी बेसिकली इसकी अपनी ज़िंदगी जो है, लाइफ है, उसमें भी इसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। इसके जो पेरेंट्स थे वो इसी तरह यानी इसके भाई को ज़्यादा मौके देते थे उसे पढ़ाने की, या उसे सपोर्ट ज़्यादा करते थे। शी वॉज लैगिंग बिहाइंड बट शी ट्राइड हार्ड एंड शी गॉट द प्रोग्रेस एट। और इसने अपनी ज़िंदगी को भी, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नावल भी है। और एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ इसके नावल से रिलेटेड, कि हमने एक नावल पढ़ा था द हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर ये चीज़ थी कि उसमें जो नरेटर था, उसने एक जो स्टोरी बयान करने वाला था, उसने अपना एक नरेटर सेलेक्ट किया हुआ था। यानी वो जो टेक्निक थी वो टोटली क्या थी? ऑब्जेक्टिव टेक्निक थी। क्या टेक्निक थी वो? ऑब्जेक्टिव टेक्निक थी कि राइटर अपनी पर्सनैलिटी को टोटली हाइड करके एक स्टोरी बयान करता है।
नरेटर उसने कौन लिया था? मार्लो वॉज हिज नरेटर। इट मीन कि सम टाइम राइटर ऐसे करता है कि नरेटर इंटू एक नरेटर के आगे एक और नरेटर बना लेता है, उसके आगे फिर एक नरेटर बना लेता है, अपनी पर्सनैलिटी को हाइड करता जाता है, और जो करैक्टर होते हैं वो खुद बोलते जाते हैं, स्टोरी खुद बोलते जाते हैं। तो ये था एक जोसेफ कॉनराड का स्टाइल। तो ये टोटली ऑब्जेक्टिव था, उसने अपनी पर्सनैलिटी को हाइड करने की कोशिश की है। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ जो है ये अपनी पर्सनैलिटी को सब्जेक्टिव बनाती है। मीन टू से ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है इसमें वो राइटर की पर्सनैलिटी उभर के बाहर आती है, कि वो जब एनालिसिस बताती है, साइको एनालिसिस करती है उन कैरेक्टर्स का, तो इसकी अपनी पर्सनैलिटी भी शो होती है। इसमें टोटली सब्जेक्टिव अप्रोच है और उसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी। ये भी पॉइंट लिख लें कि वी हैव टू राइट शी इज हैविंग टोटली सब्जेक्टिव अप्रोच इन हर नावल बिकॉज हर पर्सनैलिटी इज रिफ्लेक्टेड एंड हर ओन ऑटोबायोग्राफी कैन बी सीन इन द नावल, यू कुड से वर्जीनिया वुल्फ्स नावल टू द लाइट हाउस। अब लाइट हाउस क्या है? लाइट हाउस बेसिकली है क्या? लाइट हाउस आप देखा होगा कि आपने जब जहाज वगैरह वो उनकी मूवमेंट होती है ना, तो उनको पता नहीं चलता कि उनका स्टेशन कौन सा है। मोस्टली ये लोग ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इन्होंने एक ना बहुत टावर लगाया होता है ऊंचा, और उसके ऊपर लाइट लगाई होती है। ये मोस्टली इंग्लैंड में इस तरह की जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्री, उन्होंने बनाए हुए हैं। तो लाइट हाउस बेसिकली यू कुड से लाइट अ प्लेस, अ डेस्टिनेशन विद विच मोस्टली द पीपल दे आर सेलिंग शिप, जो शिप को सेल कर रहे हैं या उनको यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो देखते हैं कि लाइट है और उससे वो अपनी मंजिल का तयन करते हैं कि हमने वहाँ जाना है, उस यानी डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। तो ये मोस्टली चट्टानों के ऊपर, जो चट्टानें होती हैं उसके ऊपर बना होता है, जो सी के साथ होता है, ताकि लाइट का पता चले ये कहाँ पे यानी हमारा डेस्टिनेशन है। दैट्स ऑल अबाउट लाइट हाउस। तो अब इसके ज़रा थीम लिख लें, उसके बाद हम मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। ये जनाब नावल के थीम है टू द लाइट हाउस, उसके आगे लिखे मॉडर्न नावल है। (1882) में ये पैदा हुई है वर्जीनिया वुल्फ, और 1941 में इसकी डेथ हुई है। और वर्ल्ड वॉर 1 इसने एक्सपीरियंस किया, उसको देखा, और वो इसने शामिल भी किया उसको अपने नावल के अंदर। टू द लाइट हाउस पहला थीम है इसका कि टाइम। ये मैं सारों को 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा है कि मीनिंग ऑफ लाइफ। तीसरा है जेंडर। चौथा है लव। और उसके अलावा मैरिज। जो लिली को ये कहती है कि आप मैरिज कर लो, यहाँ पे एक होता है कोई उसका दोस्त, उसका रैमसे का, उससे कहती है कि उससे शादी कर लो। और तीसरा इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट, यानी आर्ट की जो इमोर्टैलिटी है, द यू कुड से देयर इज अ फीमेल who is a painter and who is painting in a way to create immortality, कि लाइफ जो है वो फिनिश हो जाती है। मैं अभी आपको कुछ करैक्टर लिखवाता हूँ, उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसका थीम बता दूँ, इसका समरी बता दूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं सिंबलिज्म और लाइट हाउस क्या है, ये सारी चीज़ें और थीम। लिखे मिस्टर रैमसे। पहला है मिस्टर रैमसे, दूसरी है मिसेस रैमसे, यानी जो रैमसे की वाइफ है वो, और दूसरा है मिसेस रैमसे। मिसेस रैमसे के 8 बच्चे हैं, ठीक है। ये बेसिकली मिसेस रैमसे जो डेडिकेटेड है, ऑनेस्ट है, ब्यूटीफुल है, रिफाइंड है और एंटरटेनिंग है,
और लोगों के साथ अच्छे रिलेशन है, इंटेलेक्चुअल लेडी है, ये जानती है कि कैसे कॉम्पनसेट करना है, कैसे अकोमोडेट करना है। हस्बैंड जो है रिजिड है, मेटाफिजिकल फिलोसफर है, ऑल द टाइम बिजी इन हिज वर्क है, और ही इज़ नॉट हैविंग टाइम फॉर द चिल्ड्रन एज वेल एज फॉर वाइफ, ऑल द डे टॉकिंग एंड डूइंग फिलोसॉफिकल वर्क एंड आल्सो डीलिंग पीपल विद रिस्पेक्ट टू हिज ओन फिलोसफी। तो अपनी फिलोसफी में रहने वाला मेटाफिजिकल एक फिलासफर है, और वो ऑल द टाइम, जैसे कि मॉडर्न एज में लोग मोस्टली परेशान होते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, टू बी और नॉट टू बी, वेदर आई विल बी सक्सीडेड और नॉट। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वही सोचता रहता है कि मैं कामयाब हूँगा या नहीं हूँगा, ये सारा दिन यही सोचता रहता है कि मैंने पता नहीं कामयाब होना है या नहीं, मुझे लोग आने वाले याद रखेंगे या नहीं। तो ये ना डे नाइट वर्क कर रहा है, तो उसी के बारे में ब्रूडिंग करता रहता है, जो वर्क कर रहा है, जो मेटाफिजिकल फिलोसॉफिकल थीरीज पेश कर रहा है या उन पे अप्लाई कर रहा है। तो ये सारा दिन ये परेशान रहता है कि आने वाले दौर में मुझे याद रखा जाएगा या नहीं, कि मैं अच्छा फिलोसफर बनूंगा या नहीं। अच्छा, मिसेस रैमसे का बता दिया कि शी इज़ वेरी नाइस लेडी, रिफाइंड लेडी, कि ये थोड़ा सा इरिटेटिंग बिहेवियर भी रखता है, इरिटेट भी करता है, उसे टांट भी करता है, बात पे स्कॉल्ड भी करता है, फाइट करने की कोशिश भी करता है, तो वो अकोमोडेट कर लेती है। इस सेंस में उसे बड़ा ब्यूटीफुल कहा गया, यानी आउटर ब्यूटी नहीं है उसके पास, बट शी इज़ वेरी रिफाइंड लेडी, वेरी इंटेलेक्चुअल लेडी, वेरी यू कुड से अकोमोडेटिंग लेडी। शी नोज हाउ टू अकोमोडेट, कि इवन के इसका बेटा उसे कहता है कि मैंने यानी वो लाइट हाउस देखना है, तो ये आगे से उसे गुस्से से डांट देता है मिस्टर रैम से, छोड़ो तुम कहाँ जाओगे, बाहर इतनी सर्दी है और तुम वहां जाओगे। तो ये ना वो बच्चा नफरत करने लग जाता है इससे। तो उसके बाद ये बड़े तरीके से उसे अकोमोडेट करती है, उसे कहती है कोई बात नहीं बेटे, हम सुबह चलेंगे। सो इट मीन दैट शी नो हाउ टू अकोमोडेट, यानी वो जानती है कि मैंने हालात से कैसे अकोमोडेट करना है। लिली ब्रिस्को लिखें, BRISCOE। लिली ब्रिस्को जो है ये फ्रेंड है, किसकी फ्रेंड है, मिसेस रेमसे की। ये वहाँ पे आई हुई हैं, ये बहुत अच्छी पेंटर हैं और ये पेंटिंग कर रही है, ठीक है। और ये सिंबल ये लिख लें, ये इस चीज़ को, ये फेमिनिन जो से ब्यूटी है या जो आर्ट है और जो फीमेल का जो वर्क है या उनको जो वैल्यू दिलवाना चाह रही है वर्जीनिया वुल्फ, ये वो है। लिली ब्रिस्को बेसिकली माउथ पीस ऑफ द वर्जीनिया वुल्फ, यानी लिली ब्रिस्को जो है वो वर्जीनिया वुल्फ का माउथ पीस है, क्योंकि इसे भी जैसे रोका गया था कि ये ना पढ़े, ये ना आगे जाए, इसके ब्रदर को ज़्यादा अकोमोडेट किया गया, इसके ब्रदर को ज़्यादा वैल्यू दी गई, जिसके ऊपर उसने ऐसे भी लिखा। और यही चीज़ लिली ब्रिस्को की फार्म में जैसे वो पेंटिंग कर रही होती है, तो एक स्टूडेंट, मिस्टर रैमसे का एक स्टूडेंट आता है, वो कहते हैं कि फीमेल जो हैं वो ना तो अच्छा काम कर सकती हैं और ना अच्छी पेंटिंग कर सकती हैं, यानी वो उनके बस का ही काम नहीं है। तो ये फिर उसके ऊपर ये उसका माउथ पीस बनता है कि वो बना के दिखाती है। फिर आगे लिखें, प्रू रिमसे, बेटी है किसकी, मिस्टर रिमसे की, ठीक है जी। आगे रोज रिमसे कौन है, ये भी उसी की बेटी है। और उसके बाद नैन्सी रिमसे जो है ये भी बेटी है उसकी, मिस्टर रिमसे की। आगे कमीलिया है, तो आप लिख लें कैम रिमसे, लिख लें CAM, कैम RAMSAY। जो कैम रिमसे है ये भी बेटी है उसकी। और उसके अलावा आगे लिख लें मिस्टर रिमसे, मैंने लिखवा दिया है द लविंग एंड द हॉस्पिटल। मिसेस रिमसे का मैंने लिखा दिया है कि ही इज़ अ लविंग एंड हॉस्पिटेबल वाइफ ऑफ द मिस्टर रिमसे। लिली ब्रिस्को का मैंने लिखवा दिया है अ यंग अनमैरिड, ये लिख लें, यंग है, अनमैरिड है और क्या है, फ्रेंड है किसकी, मिसेस रिमसे की। और प्रू रिमसे द ओल्डेस्ट ऑफ द रिमसेज डॉटर, बड़ी डॉटर है सबसे। रोज रिमसे इज वन ऑफ द रेमसेज डॉटर, नैन्सी रिमसे इज वन ऑफ द रेमसेज डॉटर, कैमिलिया रिमसे इज वन ऑफ द रेमसेज यंगेस्ट डॉटर। और उसके अलावा मिस्टर रिमसे का थोड़ा सा करैक्टर हम डिस्कस करते हैं। मिसेस रिमसे का, मिसेस रिमसे जो है वो टोटली एक सेंटर फिगर है इस पूरे नावल का। इस पूरे नावल के 3 स्टेज हैं लिखने। पहला स्टेज है, उसको कहते हैं विंडो। इस नावल को विंडो के पास बैठी है मिसेस रिमसे और ये ना निट कर रही है, कुछ स्वेटर टाइप चीज़ ऐसे निटिंग कर रही है, ठीक है। उसके पास उसका बेटा भी बैठा है, जो उसका बेटा है
तो वो भी उसके पास बैठा हुआ है, तो ये दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। वहां से स्टार्ट होता है, यानी पहला जो हिस्सा है नावल का उसे कहते हैं विंडो, दूसरा टाइम पास, तो तीसरा है लाइट हाउस। यानी पूरे पहले में स्टार्ट होगा नावल, उसमें यानी ये स्टार्ट बताया जाएगा कि मिसेस रिम्से कैसे अपने बेटे के साथ कन्वर्सेशन कर रही है और उसकी ब्यूटी के बारे में, उसकी ग्रेटनेस के बारे में, उसके फ्रेंड जो हैं जैसे सारे उसके पास आए हुए हैं। तो अब होता यूँ है कि मिसेस रिम्से और उसका बेटा जो है दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो ऐसे नावल स्टार्ट होता है। जब नावल स्टार्ट होता है तो इस बेसिकली विंडो का मतलब ऐसे ही स्टार्ट होता है जैसे हम विंडो मोस्टली यूज करते हैं। तो इट इज़ जस्ट यू कुड से इन्वोकेशन ऑफ द स्टोरी, इट इज़ जस्ट स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, यानी इस नावल का स्टार्ट है। सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ये इनवाइट करते हैं। एक इन्होंने स्पेशल एक अपना प्लेस बनाया हुआ है जो उस लाइट हाउस के कोई कहीं करीब है, ठीक है। वो एक समर वेकेशन के लिए जैसे बनाई होती है प्लेस, वहाँ पे ये जाते हैं। वहाँ पे इनके मुलाजिम भी हैं, इनके सर्वेंट भी हैं, सारे मौजूद हैं। ये अपने फ्रेंड को भी इनवाइट करते हैं। जब छुट्टियाँ होती हैं तो जैसे लोग अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लें। ये अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, यानी अच्छी खासी फैमिली, फ्रेंड है इनके अच्छे खासे। अब रिम्से ने भी अपने फ्रेंड बुलाए हुए हैं और इसने भी बुलाए हुए हैं। जो मिस्टर रिम्से के फ्रेंड हैं उनमें जेम्स रिम्से लिख लें, ये यंगेस्ट इसका सन है, सबसे छोटा जेम्स रिम्से और उसका जो बेटा है और ये सारे मिनटों से जितने भी इनकी फैमिली है ये सारे, और जितने भी उसके फ्रेंड है। एक फ्रेंड इसलिए इन्होंने बुलाया हुआ है, उसका नाम लिखे चार्ल्स टेंसले, स्टूडेंट है। चार्ल्स जो टेंसले है ये स्टूडेंट है मिस्टर रिम्से का। रिम्से बेसिकली फिलासफर है, टीचर भी है, लोगों को टीच करता है, फिलासफी बताता है, अपनी फिलासफी में से टीच कर रहा है। तो उसके स्टूडेंट भी, उसने अपने स्टूडेंट भी बुलाए हुए हैं। एक है विलियम, उसका नाम, ये ओल्ड फ्रेंड है जो विलियम है।